नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें मैसेज किए कि हम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के गणित के प्रश्नों को हल करने की शॉर्टकट तरीके को लेकर एक वीडियो बनाएं। इसलिए हम आज आपके लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र में आए गणित के सभी प्रश्नों को हल करने की शॉर्टकट विधि लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मित्रों, वीडियो में सभी प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका बताया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मित्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। b के किस मान के लिए SME का b² प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल टू 9b प्लस 14 ठीक है सत्य है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें दूसरा विकल्प हमारा सही है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ प्रश्न है b² प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल टू 9b प्लस 14 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मित्रों आप देखिएगा, जो हमें ये मान दे रखे हैं विकल्प के अनुसार, इस सवाल को करने का तरीका ये है कि जो विकल्प हमें दिए गए हैं वो हम इसमें जो प्रश्न है SME का इसमें हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं पहले विकल्प के अनुसार, यदि b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और b लेस देन इक्वल टू 4, तो आप इक्वल की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं b का मान 5 ले रहा हूँ, प्लस 8 गुणा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 गुणा 5 प्लस 14। ठीक है, कितना आ जाएगा मित्रों? ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 पंजे 45 प्लस 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद? मित्रों, ये ऐड होने के बाद हो जाएगा हमारा 65। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 5 9, ठीक है, और 4 1 5। 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 59, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अभी हमें b इक्वल टू 4 भी रखना है। ठीक है, चलिए b इक्वल टू 4 रख के मैं आपको दिखाता हूं। b इक्वल टू 4 और यहां पर हमने लिया था b इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ b इज इक्वल टू हम 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मित्रों, 4 की घात 2 प्लस 8 गुणा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 9 गुणा 4 प्लस 14। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 प्लस 8 चौक 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चौक 36 प्लस 14, कितना हो जाएगा मित्रों? 48 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 10 3 1 4 5 50। 48 ग्रेटर देन इक्वल टू, या मतलब 48 बड़ा नहीं होता है। ठीक है, 48 बड़ा नहीं होता है 50 से, तो इसलिए ये जो पहला विकल्प है ये गलत हो जाएगा। अब मित्रों बात करते हैं दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसमें रख पाएंगे। तो दूसरा विकल्प मित्रों, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और b लेस देन इक्वल टू -4। तो आप देख लीजिएगा, b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यहाँ पर है, पहले विकल्प में भी था, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, हमारा कितना आ गया? 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 59 आ चुका है। अब केवल हमें क्या लेना है मित्रों? दूसरा विकल्प हमारा था b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और b लेस देन इक्वल टू -4। तो हम b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 निकाल चुके हैं। ठीक है, b इक्वल टू -4 निकाल के देख लेते हैं। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ b का मान -4 रख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं। तो b का मान -4 रखने पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएगी SME का की? -4 की घात 2 प्लस 8 गुणा -4
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 गुणा -4 और प्लस 14। ठीक है मित्रों, समझ पा रहे हैं आप? चलिए ये कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 16 प्लस -32 ग्रेटर देन इक्वल टू -36, करेक्ट, और प्लस 14। अब इसको हल कर लेते हैं। ये माइनस का मित्रों ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस का 32 में से 16 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -36 है, ये +14 है, माइनस के ज़्यादा है, ये माइनस आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से गया 2। ठीक है, तो मित्रों आप देख पा रहे हैं -16 ग्रेटर देन इक्वल टू -22, माइनस का 16, माइनस में जो संख्या छोटी होती है, यदि दो माइनस की संख्याओं की हम तुलना करते हैं तो माइनस की जो दो संख्याएं हैं उनमें से जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी वो 0 के ज़्यादा निकट होती है, तो इसलिए वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो -16 ग्रेटर देन हो गया किससे, 22 से। तो हमारी ये जो कंडीशन सेकंड है ये फुलफिल हो गई है, बी का मान 5 और -4 हमारा यहाँ पर इस ऐसे मिका में रखने पर फुलफिल हो गया। इसी प्रकार आप मित्रों -4 और -4 रखने के बाद और 5 रखने के बाद जब आप देखते हैं लेस देन करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों ऑप्शन में से जो आपका सही है वो सेकंड वाला उत्तर सही है, और यहाँ पर हमारा ये आंसर मैच कर गया है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प दूसरा सही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। संलग्न चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, यदि AB + AC बराबर 5AD और AC - AD बराबर 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से ये थर्ड ऑप्शन सही है। आइए चलिए देखते हैं ये सवाल हम किस प्रकार कर पाएंगे। चलिए, तो ठीक है मित्रों, चलिए हम मान लेते हैं कि AB और जो CD है, आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। AB और CD दोनों जो भुजाएं हैं ये दोनों x हमने मान लिया। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है मित्रों, दूसरी बात क्या मानते हैं मित्रों कि AD और जो BC है उसको हम y मान लेते हैं। ये AD है, ये BC है, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो AC है इसको हम z मान लेते हैं, तथा AC बराबर z ये हमने मान लिया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जब आयत है तो आयत में ये कोण B समकोण होगा, और ये समकोण होने के बाद ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यदि ये समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो Z² = x² + y² हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास मित्रों दिया गया है AB + AC = 5AD। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं AB + AC = 5AD। ठीक है, AB का मान हमारे पास कितना है मित्रों, x है, क्लियर। AC का मान कितना है बेटा, देखिए यहाँ पर AC का मान है मित्रों z। ठीक है, x + z = 5y हो जाएगा। ठीक है, x + z = 5y हो जाएगा। यहाँ से मित्रों हम अगर z की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो मित्रों क्या आएगी, 5y - x, क्लियर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, करेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों ओर वर्क कर दें, दोनों ओर वर्क करने पर मित्रों मैं आपको पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। परीक्षाओं में यदि ऐसे सवाल आते हैं तो अपने जो है स्वयं के विवेक से, अपने इंटेलिजेंसी के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि दोनों ओर वर्क करने पर, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। तो Z² = 5y - x² हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ओके, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 3, करेक्ट है। अब मित्रों आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 3 हमारे पास है, राइट। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2
घटाने पर। तो मित्रों क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बायां पक्ष में से बायां पक्ष और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष हमारा घट जाएगा। ठीक है, 5y माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये ज़ीरो होने पर क्या होगा, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं और ये हम ओपन कर लेते हैं, हम मित्रों। फाइव वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y इंटू एक्स। ठीक है मित्रों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी मित्रों, यह आ जाएगा 5 पंजे 25 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10xy। क्लियर है, क्लियर है मित्रों। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू है। अब हम इसको माइनस से ओपन कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इजीली क्या वैल्यूज बचती है मित्रों हमारे पास वैल्यू बचती है, ये 25y स्क्वायर है, ये 1y स्क्वायर है, माइनस का 24y स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, प्लस 10xy बचेंगे। इस 24y स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, 24, ठीक है, 24y स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 24y स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा मित्रों, 24/10 बराबर x, है ना, और ये y आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, है ना मित्रों। अब हम क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत छोटा सा सवाल रह गया बस करने के लिए। x बटा y देख लेते हैं, y को अपॉन में ले जाते हैं, x बटा y आ जाएगा 24/10, यानी कितना हो जाएगा मित्रों, ये 12/5। अगर आप देखें ये रेशियो में है, x अपन y, x रेशियो y इक्वल टू 12/5, यानी x क्या थी, लंबाई थी, y क्या थी, चौड़ाई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो लंबाई हमारे पास 12 हो गई और y जो चौड़ाई थी वो 5 हो गई। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें मित्रों इस आयत का, तो वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60। तो विकल्प जो हमारा दिया गया है मित्रों, थर्ड वाला, वो इसमें सही हो जाएगा। विकल्प थर्ड सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 60, इस तरह से। ठीक है, चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। चलिए मित्रों, पहले हम जो सवाल में दिया गया है वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो शंकु है उसकी ऊंचाई h1 है और दूसरे की ऊंचाई h2 है, तो h1 बटे h2 हमारे पास 1/4 दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, व्यासों का अनुपात, तो पहले की त्रिज्या अगर r1 है तो व्यास होता है मित्रों 2πr होता है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, 2πr1 अपॉन 2πr2 इज इक्वल टू 4/5। 2 से 2 कैंसिल, 5 पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मित्रों, r1 बटे r2 इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है। अब हमसे एक्चुअल में पूछा गया है, क्या गया है मित्रों, पूछा गया है आयतनों में क्या अनुपात होगा, यानी v1 बटे v2, v फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है मित्रों। तो यहाँ पर जब दो शंकु हैं तो हम 1 और 2 ले लेते हैं, r1 h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। क्लियर है, तो 1/3 पाई से 1/3 पेन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा आपका r1, ठीक है, स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। क्लियर बेटा, अब देख लीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 h2। क्लियर है, ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हम ये वैल्यू रख देंगे जो हमें मालूम है। ठीक है, h1 अपॉन h2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। ठीक है,
R1/RT की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा मित्रों 16/25 गुणा 1/4, 4 चौक 16, 4/25। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि V1 रेशियो V2 4/25। ठीक है, तो विकल्प हमारा पहला वाला सही हो गया, विकल्प 1 सही है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नए प्रश्न। चलिए मित्रों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। ये 4 विकल्प लिए गए हैं, इनमें से आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो मित्रों प्रथम 9 प्राकृतिक, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हम लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी है मित्रों? ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अभाज्य संख्याएं मित्रों वो होती हैं जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनका हमें चाहिए औसत। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों अगर हम औसत की बात करें तो सीधा सीधा फॉर्मूला है सिग्मा x बटे n, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बटे कितना हो जाएगा मित्रों? कितना हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अब हमें इस सबको ऐड करना है, ऊपर हम जितनी भी संख्याएं हैं सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है मित्रों? 100 आ जाता है, बटे 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब करना क्या है, इसको भाग करना है। 11 सही 1/9, 11 9 99 + 1 100, कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9। इसका मतलब क्या होगा मित्रों? हमारा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? 4, विकल्प 4 सही है। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 2196 इज इक्वल टू 54 है तब इतना 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 और इतना प्लस कर दिया गया है, इसका मान क्या होगा? तो मित्रों बताना चाहूँगा यहाँ पे 2916 का अंडर जो है 54 दे रखा है आपके लिए। ठीक है, हमको करना क्या है, यहाँ पर जो वर्गमूल के अंदर दशमलव हैं उन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालकर ऐड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी संख्याएं यहाँ पर सेम है, किंतु दशमलव का फर्क है। तो मैं बताना चाहूँगा इनके वर्गमूल में जो आंसर आएगा मित्रों, जहाँ पर जितनी अंकों की संख्या होगी दशमलव के, उसके आधे अंकों की संख्या होगी उसके वर्गमूल में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 2916 है। ठीक है मित्रों, 2196। ओके, तो इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो मित्रों यहाँ पर हमारे पास दशमलव में 2 अंक हैं, तो वर्गमूल में आ जाएगा 1 अंक, यानी जो इसका उत्तर है 554, तो उसमें 1 के बजाय दशमलव हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे पास 2916 दशमलव में है, ठीक है, इसका मान हमारे पास 54 है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक है यहाँ पर, तो दशमलव में, तो वर्गमूल में दशमलव के 2 अंक आ जाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 0.00296 का वर्गमूल निकालने लगे तो 54, ठीक है, और यहाँ पर 2 4 6 अंक हैं, तो दशमलव में आधे कर दीजिएगा 3 अंक, तो वर्गमूल में 3 अंक आ जाएंगे, 1 2 0 लगाकर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास जो है 0.00002916, इसमें हमारे पास दशमलव के 8 अंक हैं, तो 4 अंक आ जाएंगे हमारे पास मित्रों 54। ठीक है, 1 2 3 4 दशमलव लगाकर 0, ये इसका। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे मित्रों, ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, 5.4, ठीक है,
0.54, 0.054 और 0.0054 इस सबको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, 4 9 4 9, ये कितना हो जाएगा 4 5 9, 4 5 9, 4 5 9। ठीक है मित्रों, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 5.9994। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो आप देख पा रहे हैं ये पहला आंसर हमें दे रखा है 5.9994। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हुआ मित्रों? विकल्प 1 सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरे के बीच अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, करते हैं। तो मित्रों मान लेते हैं हम जो ये पहली और दूसरी संख्याएं हैं उनमें रेशियो दे रखा है A/B। कितना दे रखा है आपको दे रखा है मित्रों 2:3। ठीक है, और दूसरी और तीसरी B/C, जो दूसरी और तीसरी संख्या है उसमें अनुपात दे रखा है 5:8। ठीक है मित्रों, तो हम थोड़ा इस प्रकार लिख लेते हैं मित्रों, A/B और B/C। तो इस तरह से हम इनसे अनुपात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2:3 और यहाँ हो जाएगा 5:8। हम सबसे पहले इस अनुपात को ABC के रूप में निकालते हैं, A/B/C। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 × 8 कितना 24। यानी A/B/C जो हो जाएगा हमारे पास 10:15:24 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए एक्चुअल में हमारा प्रश्न क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और जो हमारे पास योग दे रखा है तीनों संख्याओं का कितना है 98 है। ठीक है मित्रों, तीनों संख्याओं का देखो आपको योग दे रखा है 98। अब हमको करना क्या है मित्रों? ठीक है, तो हम जानते हैं तीनों का योग दे रखा है तो इन संख्याओं को x मान लेते हैं। ये जो हमने अभी अनुपात निकाला तो हमारे पास a = 10x हो जाएगा, b = 15x हो जाएगा और c = 24x हो जाएगा। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है a + b + c। ठीक है, कितना दिया रखा है मित्रों 98 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 10x + 15x + 24x = 98। ठीक है, कितना हो जाएगा मित्रों आप जोड़ लीजिएगा, 5 4 9 2 3 4 49x = 98 और x का मान आ जाएगा 98/49 कितना 2 आ गया। तो हमसे दूसरी संख्या पूछी है मित्रों, दूसरी संख्या कौन सी है हमारे पास देख लीजिए, दूसरी संख्या है 15x यानी b। तो b पूछा है तो b = 15x यानी 15 × 2 कितना आ जाएगा 30। तो हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो गया मित्रों? ये विकल्प हमारा ठीक हो गया थर्ड वाला, विकल्प थर्ड सही है। ठीक है, आसान था ना मित्रों, विकल्प थर्ड सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है मित्रों, देख लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यदि r त्रिज्या के वृत्त में इसके अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। तो मित्रों ये एक वृत्त दे रखा है, हमने वृत्त बना लिया और इसके अंदर जी ये r त्रिज्या के वृत्त में ये त्रिज्या r थी तो सभी त्रिज्याएं r हो जाएंगी। समषट्भुज बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। समषट्भुज में सब भुजाएं बराबर होती हैं, समषट्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देख लीजिए मित्रों, जब ये r त्रिज्या का वृत्त है तो ये r है, ये r है और सभी भुजाएं बराबर तो ये भी r हो जाएगी। ठीक है, ओके मित्रों, और इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि ये सभी समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड ए बी बी सी सी डी ई डी जितनी भी साइड होंगी सब r होंगी। ठीक है, तो समषट्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी मित्रों? प्रत्येक भुजा हो जाएगी r। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग।
परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो सबको हम जोड़ देंगे r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा मित्रों 6r, जो कि हमारा आंसर है पहला। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सही हो जाएगा मित्रों पहला सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। तो निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, आगे अगला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो 4 विकल्प आपके यहाँ पास है, यहाँ पर अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से और भुजाओं के लंबार्थकों से। तो इसका सही आंसर है अभिलंबों से। जो भुजाओं के अभिलंब होते हैं, संगामी होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं जिस बिंदु पर, उसको अंतः केंद्र कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया अभिलंबों से। तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल हमें याद रखना होता है मित्रों। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 1001 की घात 3 का मान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें थर्ड विकल्प सही है। देखते हैं किस प्रकार हम इस आंसर को निकालते हैं। तो मित्रों, हल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1001 आप सिंपल 3 बार गुणा भी कर सकते हैं मित्रों। अगर यदि आपके पास समय है तो आप इजीली गुणा भी कर सकते हैं, वरना आप 1001 की घात 3 को 1000 प्लस 1 की घात 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर a प्लस बी की घात 3 का फॉर्म लगा दीजिए। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुणा a गुणा b इंटू a प्लस बी। ठीक है मित्रों, चलिए इसमें 3 शून्य हैं, 3 बार हैं, 9 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों कितना हो जाएगा ये 3 3 6 3 9, ये आ गया प्लस 1, ये कितना 3000 हो जाएगा मित्रों 3000। ठीक है, अब 3000 की इससे 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो और लग जाएंगे मित्रों। ठीक है, प्लस इस 3000 की इससे भी गुणा होगी तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करते हैं मित्रों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 300 3001। तो ये आपका आंसर होता है पहला वाला। ठीक है, तो इसका जो है विकल्प फर्स्ट सही है। ठीक है मित्रों, देखिए कितना आसान प्रश्न था। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये बताना है। ये 1 2 3 4 5 भिन्न दे रखी हैं, इसका विकल्प 4 दे रखे हैं, आपको चौथा विकल्प सही है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास पारंपरिक तरीका होता है, सभी हर को बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद उन सभी को देख लीजिएगा कि इसमें कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो मित्रों, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा कि हमें जो यहाँ पर भिन्न दे रखी है, उसके ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके हरों में गुणात्मक अनुपात है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर 11 दूनी 22, यानी ये दोनों हम इक्वल इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर 6 6 36 6 18, इन तीनों को हल एक साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, आप 13/18, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर हमने 19/36 लिख लिया। ठीक है मित्रों, और 5/6 लिख लिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा है 36। ठीक है, तो मित्रों इन सभी को 36 बना लेंगे। ठीक है, तो इस पर किस प्रकार बना पाएंगे मित्रों, देख लीजिएगा। इसको 18 दूनी 36, यानी 13 गुणा 2 बटे 18 गुणा 2। ठीक है मित्रों, दूसरी 19/36 रहेगी। ठीक है मित्रों, और 5 गुणा ये कितना है 6 6 6 36, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी मित्रों 13 दूनी 26/36, क्लियर, 19/36 क्लियर, और 5 6 30/36। तो इसमें मित्रों आप देख लीजिएगा सबसे छोटी कौन सी, क्योंकि सवाल में हमसे छोटी पूछी है तो इसमें सबसे छोटी पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले छोटी हमारे पास कौन सी है मित्रों, देख लीजिए आप, यहाँ 19 है या 26 है 30 है, तो ये 19/36 छोटी हो गई। तो सबसे छोटी यहाँ पे हमें मिली, सबसे छोटी हमारे पास इन तीनों में है 19/36, क्लियर है। अब हम दूसरे जो हमारे पास भिन्न बची हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारे पास बची है 6/11 और 15/22। तो इसको लिख लेते हैं मित्रों, 6/11
और 15/22। तो मित्रों यहाँ पर 22 बड़ा है तो इसको भी इसको बराबर करना है। तो 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 11 गुणा 2 और ये 15/22 को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12/22 और 15/22। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी, तो इसमें हमारे पास 12/22 सबसे छोटी है। अब हमारे पास दो सबसे छोटी से दो भिन्न आ चुकी हैं। अब इन दोनों की कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं हैं 19/36 तथा 12/22। ठीक है मित्रों, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 19 गुणा 22 और 12 गुणा 36। ठीक है, 19 दूनी 38, 8 3 हासिल, और 19 दूनी 38 और 3 41। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा? 12 6 72, 7 और 12 36 और 7 43। अब आप निश्चित रूप से यहाँ देख पा रहे होंगे कि 418 छोटा है, यानी 418 वाली भिन्न कौन सी है? 19/36। तो हमारे पास 19/36 जो है ये भिन्न छोटी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो आंसर हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया मित्रों? विकल्प हमें कौन सा दे रखा है ये मित्रों, मैं दिखाता हूं आपको। विकल्प हमारा चौथा वाला सही हो गया, विकल्प 4 सही है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मित्रों, आगे प्रश्न है हमारे पास। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दें कि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। ये उसी प्रकार का प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, उसके जो है जो हम उपभोग करें उसमें कितनी कमी कर दी जाए कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं मित्रों ये वाले भी। तो इसका लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा सूत्र। तो जो मित्रों यहाँ पर ये वृद्धि दे रखी होती है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, 25% हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल एक समान रहे, यानी हमारा क्षेत्रफल जो एक समान रहे उसके लिए कितने प्रतिशत घटा दी जाए, तो उसके लिए हमें जो अभीष्ट उत्तर है ना, अभीष्ट जो हमारा मान होगा वो क्या होगा? x/100 + x, ठीक है, गुणा 100। ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इससे हम बहुत इजीली इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों कितना हो जाएगा? 25, x का मान 100 + 25, क्लियर, गुणा 100, 25/125 गुणा 100, 25 कम 25, 25 पंजे 125, 100/5 यानी 20% की कमी हम यहाँ पर कर दें चौड़ाई में, तो हमारा क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है हमारे पास 1.27 बार। ये बार क्या होता है मित्रों? ये जितनी भी संख्या पर लगता है यानी वो संख्या हमारे पास रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसका मान हमसे पूछा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों। मान लेते हैं कि x बराबर 1.27 बार। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1.27, 27, 27 एसेट्रा, आगे चलते जाएंगे मित्रों। यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दो संख्याओं पे बार है, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर दें इस वाली समीकरण को। ठीक है, यानी इसको, तो 100x कितने हो जाएंगे, है ना, 127.27 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये x बराबर कितना था? 1.2727 एंड सो ऑन। इसको हम घटा देते हैं मित्रों, तो बच जाएगा 99x। ठीक है, 99x, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा मित्रों? 126 बचेगा। क्लियर है? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 126/99। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9, कितना बचेगा? 3, 9 चौक 36, यानी x का मान कितना आ जाएगा मित्रों? 14/11 हो जाएगा। यही हमारा अभीष्ट मान है। तो ये हमें विकल्प दे रखा है मित्रों, कौन सा? 14/11 तीसरा विकल्प है। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 3 सही है। देखिए मित्रों, कितना आसान सवाल था।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है, ये कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? ठीक है ना, कितने समय में पूछा है। मित्रों, जब भी ऐसा प्रश्न आए चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हमें क्या करना है, एक मैं आपकी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो दुगुना दिया हुआ है इसको x1 मान लीजिएगा। x1 2 गुना है, कितने गुना हो जाएगा, ये x2 है, इसको 8 मान लेते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, x1 की घात n बराबर x2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है मित्रों, x1 यानी 2 की घात n बराबर कितना, x2 8 हो जाएगा, यानी 2 की घात n बराबर ये 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहां पर हमारा मित्रों n का मान कितना आ जाएगा, 3। तो जो हमें समय पूछा होगा मित्रों वो होगा t2 बराबर होता है t1 गुणा n, ये जो मान आया n का हमारा। ठीक है, तो यहां पर इसको रख देते हैं। तो ये मान आया t1 हमें 15 दे रखा है, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। t1 15 है, इंटू n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 15 तिया 45, कितना, 45 वर्ष हमारा उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो गया मित्रों, हमारा विकल्प 3rd सही हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान तरीका था इसको करने का। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो y का मान पूछा है मित्रों। बहुत आसान सवाल है। देख लीजिए, जो सवाल हमें दे रखा है उसको पहले हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, इसको हम मान लेते हैं मित्रों p। ठीक है, चलिए अगर हम a की पावर x को p लेते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा मित्रों, p की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, p की पावर 1/y हो जाएगा। ठीक है, घातांक करने के नियमों के अनुसार। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा, p की पावर 1/z हो जाएगा। अब मित्रों हम ये जो कंडीशन हमें दे रखी है लिख लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू ac। इसका मतलब क्या हुआ, p की पावर 1/y का स्क्वायर इज इक्वल टू p की घात 1/x गुणा p की पावर 1/z। आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, घातों की गुणा हो जाती है, तो p की पावर हो गया 2/y बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो p की पावर हो जाएगी 1/x प्लस 1/z। ठीक है, यानी p की पावर 2/y हो जाएगा कितना, p की पावर x प्लस z/xz। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब करना क्या है मित्रों, हमें जब ये भी p की पावर है, ये भी p की पावर है, दोनों p की पावर है, तो इनको पावर्स को एक साथ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू x प्लस z/xz। y का मान निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा मित्रों, 2xz/x प्लस z। ठीक है, ये मान आ जाएगा, जो कि हमारा विकल्प जो इसमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो विकल्प 4 सही है। ठीक है, चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें तीसरा आंसर आपका सही है। मैं मित्रों इस प्रश्न को आपको हल करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, जिससे ये सवाल बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सब प्लस का है, तो यहाँ पर सभी एक्स प्लस के हैं, गुणा करेंगे तो हम प्लस का हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं वाई स्क्वायर की, माइनस का है, तो ये प्लस का वाई है, ये प्लस का वाई है, तो मित्रों गुणा करने पे प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये माइनस का वाई है, ये माइनस का वाई है, इसकी गुणा करेंगे तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये प्लस का वाई है, प्लस वाई, ठीक है, और गुणा करते हैं माइनस वाई से, तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में हम देखेंगे माइनस का 2y है, यहाँ पर हमारे पास कहीं भी 2 या 4 किसी भी चीज़ का स्क्वायर या गुणा में 2 4 नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेड स्क्वायर की बात करें तो 9z स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस थर्ड विकल्प की, माइनस 3z गुणा इसका 3z, तो हमारे पास माइनस का 9z स्क्वायर मिलता है। तो मित्रों इससे हमें पता लगता है कि ये थर्ड विकल्प हमारा सही है। बिना हल किए सिर्फ सवाल को देखकर ही हम इसका आंसर
निकाल दिए हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई है ए और बी। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? मित्रों समलंब इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ ए बी दे रखी हैं। यदि ये ए बी सी डी भुजाओं के क्रमानुसार नाम है और ये मध्य बिंदु को हमने ई एफ मानकर मिला दिया, तो इस ई एफ की हमें मान चाहिए। तो इसको मित्रों हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि ई एफ जो होगी यानी असमांतर भुजाओं के जो मध्य बिंदु उनको मिलाने पर जो रेखा प्राप्त हुई उसकी जो लंबाई होती है वो जो हमारी समांतर रेखाएं हैं उनको उनके योग की आधी होती है यानी ए प्लस बी बाई 2 होती है। तो आंसर हमारा ये सेकंड विकल्प हो जाएगा। मित्रों इसको हल करने का तरीका एक मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आपको पूरा मैं हल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा होता है, जो आपने त्रिभुज में पढ़ी होगी कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को तीसरी भुजा के समांतर रेखा मिले जो है होती है, अगर समांतर रेखा कोई खींची जाए तो वो थर्ड रेखा को समद्विभाजित करती है। तो मित्रों ये वही सवाल वहाँ से हो पाएगा। ये देख लीजिए जैसे ओ है, ये ई मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो ओ ई रेखा है इस ए बी के क्या है, समांतर है, और ये मध्य बिंदु तो ये भी मध्य बिंदु होगा। क्लियर है? ओके, इसी प्रकार ये ई ओ है ना, ये डी सी है मित्रों। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इसकी आधी हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया, ये ओ ई इस ए बी की आधी हो जाएगी, ये ई ओ इस डी सी की आधी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे यही आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ई जो ये ई एफ है, ई एफ इसका मान कितना आ जाएगा मित्रों, इसका मान आ जाएगा ये ए बी है ना, ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपको शॉर्टकट तरीका था, यहाँ पर मैंने आपको इजीली बता दिया, सिर्फ हिंट के लिए आपको मैंने ये करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रमानुसार हमें आयु दे रखी है बच्चों की। इनकी माध्यिका पूछी है। तो मित्रों सबसे पहले हमारा अगर माध्यिका निकालने का सवाल आता है तो हम इसको आरोही क्रम में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत जरूरी है, बिना आरोही क्रम के हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम कितना हो जाएगा मित्रों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं छोटा, इसमें 12 है, उसके बाद 13, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 19, 1 2 3 4 5 6, n बराबर हो गया हमारे पास 6 यानी कि सम। और जब सम होता है तो माध्यिका यानी मीडियन जो होती है n/2 वापद प्लस n/2 में 1 जोड़ देते हैं मित्रों, वापद बटे सबके 2 कर देते हैं, यानी 6/2 वापद। ठीक है मित्रों, 6/2 प्लस 1 वापद ऐड कर देते हैं बटे 2, यानी 3वां पद, 3वां पद प्लस ये 4वां पद हो जाएगा मित्रों, 4वां पद। ठीक है, बटे 2। देख लीजिए मित्रों, 1 2 3, तीसरा पद हमारा आया 14 प्लस 4वां पद 16, इनको जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, 6वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, 3वां पद हो गया, 4वां पद हो गया मित्रों। क्लियर? और 14 तीसरा पद हमारे पास 14 है, 1 2 3 है ना, और 5वां हो गया, ये चौथा पद हो गया 16, इसको ऐड कर देते हैं 30/2 यानी कितना आ जाएगा 15। और 15 विकल्प हमारा दे रखा है यहाँ पर है ना, 15 विकल्प हमारे पास सेकंड दे रखा है, तो हमारा विकल्प सेकंड सही हो गया, विकल्प 2 सही है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्मूला दे रखा है, हमें बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुपाविक संबंध है, यानी जो 3 माध्यिकाएं होती हैं वो 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं हमारे पास, माध्यिका, बहुलक और माध्य, उनमें क्या संबंध होता है। तो उसके लिए आसान सा है, आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे याद करना है मित्रों, बहुत ही आसान सूत्र है। ठीक, चलिए मित्रों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर,
जो गणित विषय से संबंधित आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो मित्रों विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं मित्रों, हम थोड़ा कुछ मानकर चलते हैं। मान लीजिए यानी विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना है, वो 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉस सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यानी हानि कितनी हो जाएगी, 20% है तो 20 रुपये की हानि हो जाएगी। आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है ना, जो क्रय मूल्य होता है वो होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, 100 में 20 ऐड कर दिया हमने 120, यानी हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 120 था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट ऑन सीपी यानी क्रय मूल्य पर कितना हमारा जो है हानि होगी। तो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। 20% की हानि थी तो 20 बटा है ना, 20% की हानि थी कितने पर, क्रय मूल्य पर पूछिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 120 है। 120 गुणा कर देते हैं मित्रों 100 से, 0 से 0 2 छंग 12, ठीक है। 100 बटा 6 यानी कितना आ जाएगा मित्रों, 50/3% हमारे पास कितना आ गया, आंसर आ गया मित्रों ये, ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प दे रखा है मित्रों, विकल्प 4 सही है, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और चलते चलते मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है पाठ्य सामग्री हमारे चैनल के द्वारा पाते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।